नमस्कार। भारत के जंगलों की कहानी ना सिर्फ पेड़ों और जानवरों की कहानी नहीं है। ये कहानी है हमारी बदलती सोच की, हमारी नीतियों की। आज हम भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के पूरे सफर को देखने वाले हैं। ये कैसे कॉलोनियल दौर से शुरू हुई और आज कहां तक पहुंची है। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण के भविष्य से भी जुड़ा है। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। अच्छा, तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जड़ें कॉलोनियल इंडिया में कैसे पनपी। फिर आज़ादी के बाद जो नया विजन आया उसे समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आज की मॉडर्न पॉलिसीज कैसे बनी। इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट सोशल फॉरेस्ट्री पर बात करेंगे और आखिर में उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे जो इन सारी पॉलिसीज को असलियत में बदलती हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज से। सेक्शन 1, वानिकी की औपनिवेशिक जड़ें। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन भारत में जंगलों के सिस्टमैटिक मैनेजमेंट की शुरुआत असल में तभी हुई थी। हाँ, ये बात और है कि उसके पीछे इरादे कुछ और ही थे। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने कुछ नियम बनाए और फिर आया साल 1864, एक टर्निंग पॉइंट, जब डिट्रिच ब्रैंडिस को भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। उन्होंने ही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की नींव रखी और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री भी कहा जाता है। इसके बाद तो जैसे कानूनों की झड़ी लग गई और ये सब जाकर रुका 1894 में, जब भारत की पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की घोषणा हुई। तो अब भारत आज़ाद हो चुका था और अब उसे अपनी विरासत को, अपने जंगलों को अपने तरीके से संभालना था। यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 2, आज़ादी के बाद का नज़रिया। 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि ये एक नए देश की अपने नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति सोच को दिखाती थी। इस पॉलिसी ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा कि भारत की कुल जमीन के 1/3 हिस्से पर जंगल होने चाहिए। सोचिए, ये लक्ष्य इतना दूर की सोचकर बनाया गया था कि आज 70 साल बाद भी हमारी फॉरेस्ट पॉलिसीज की ज्यादातर बातें इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। और इस टारगेट को हासिल करने के लिए 1952 की पॉलिसी ने जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया। कुछ जंगल, जिन्हें कॉन्जर्वेशन फॉरेस्ट्स कहा गया, सिर्फ बचाने के लिए थे। कुछ नेशनल फॉरेस्ट थे जो देश के लिए जरूरी थे, और कुछ रूरल फॉरेस्ट थे जो सीधे सीधे गांव वालों की जरूरतों को पूरा करते थे। उस वक्त की प्रायोरिटीज एकदम क्लियर थीं। देश के विकास के लिए टिम्बर चाहिए था, चारागाह बढ़ाने थे, लेकिन साथ ही पब्लिक वेलफेयर और ट्रेंड लोगों की जरूरत पर भी पूरा ध्यान दिया गया। फिर जैसे जैसे वक्त बदला, जंगलों को देखने का हमारा नजरिया भी बदला। अब हम आ गए हैं सेक्शन 3, द मॉडर्न पॉलिसी एरा में। यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, जहां फोकस लकड़ी और रेवेन्यू से हटकर लोगों और हमारे प्लैनेट पर आ जाता है। ये एक जबरदस्त बदलाव था। ये टाइमलाइन इस बदलाव की पूरी कहानी बताती है। 1988 में इतिहास में पहली बार ये माना गया कि जंगल सिर्फ सरकार के नहीं, बल्कि उन ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज के भी हैं जो उन पर पूरी तरह डिपेंड करते हैं। उनकी ज़रूरतों जैसे फ्यूल, फॉडर और फूड को प्रायोरिटी दी गई। 2016 आते आते इको टूरिज्म जैसी नई चीज़ों पर बात होने लगी, और 2018 तक जब क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू बन गया, तो हमारी पॉलिसी का फोकस भी शिफ्ट होकर कार्बन सोखने और बायोडाइवर्सिटी बचाने पर आ गया। 2016 की पॉलिसी के साथ एक बड़ा ही कैची स्लोगन आया, वुड इज गुड। इसका मकसद था ये सोच बदलना कि लकड़ी काटना हमेशा ही बुरा होता है। ये बताने की कोशिश की गई कि अगर सस्टेनेबल तरीके से, सही तरीके से लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा भी हो सकता है। जो 1988 की पॉलिसी थी ना, उसने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया को जन्म दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 4, सोशल फॉरेस्ट्री को समझना। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था, जिसका नारा था जनता का, जनता के लिए। तो सवाल यह है कि आखिर ये सोशल फॉरेस्ट्री है क्या? इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा की गई वानिकी। मतलब ये आइडिया ही अपने आप में रेवोल्यूशनरी था। पहली बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तरों से बाहर निकलकर जंगल का मैनेजमेंट सीधे लोगों के हाथों में देने की बात की गई थी। अच्छा, इस कमाल के आइडिया को जमीन पर उतारने के 3 मुख्य तरीके थे। शहरों को हरा भरा बनाने के लिए अर्बन फॉरेस्ट्री, गांव की कॉमन लैंड पर जंगल लगाने के लिए कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, जिसमें कम्युनिटी शामिल हो, और किसानों के खेतों में पेड़ों को फसलों के साथ लगाने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री,
मतलब सीधा था, जंगल हर जगह और किसी के लिए। और हाँ, इस बड़े मिशन में भारत अकेला नहीं था। सोशल फॉरेस्ट्री के इस मॉडल को कनाडा और स्वीडन जैसे देशों से टेक्निकल हेल्प मिली और वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया। ये दिखाता है कि ये आइडिया दुनिया की नज़र में कितना पावरफुल और इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, पॉलिसीज तो बन गई हैं, पर सवाल ये है कि उन्हें लागू कौन करता है। तो सेक्शन 5 में हम भारत के उन की फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे जो इन सारी पॉलिसीज को जमीन पर उतारने का मुश्किल काम करते हैं। तो ये है वो पूरी मशीनरी जो पॉलिसीज को हकीकत में बदलती है। इस स्लाइड में भारत के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो 1985 से नीतियों की कमांड संभाल रहा है। और एक और बहुत ज़रूरी संस्था है देहरादून में, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमें हर 2 साल में बताती है कि देश में जंगल बढ़े हैं, घटे हैं या उतने ही हैं। ये तो कुछ नाम हैं, पर ये सब मिलकर ही भारत के जंगलों का भविष्य तय करते हैं। और चलिए इस सफ़र को एक बहुत ही इंस्पायरिंग फैक्ट के साथ ख़त्म करते हैं। 1950s में उस वक्त के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के.एम. मुंशी ने अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन शुरू किया था। इसी आंदोलन को आज हम हर साल 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक खूबसूरत याद दिलाता है। तो हमने देखा कि भारत की वन नीति कैसे वक्त के साथ ज़रूरतों के हिसाब से बदली है। लेकिन आज जब क्लाइमेट चेंज जैसे नए और बड़े एनवायरमेंटल प्रेशर्स हमारे सामने हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा। भारत की फॉरेस्ट पॉलिसी का अगला एवोल्यूशन कैसा दिखेगा? और इसका जवाब सिर्फ पॉलिसी मेकर्स नहीं, बल्कि हम सब मिलकर तय करेंगे।